आज इस सेगमेंट में हम मिलने जा रहे हैं श्री दामोदर अग्निहोत्री जी से। इसके पहले थोड़ा सा आपको अपने बचपन में ले चलते हैं। निश्चित तौर पर आपने भी कई प्रकार की चीज़ें संग्रहित की होंगी जब आप बचपन में रहे होंगे, चाहे वो सीपियाँ हों, माचिस की अलग अलग डिब्बियाँ हों, लेकिन कालांतर में न जाने कहाँ आपका वो शौक़ चला गया। हम सबका चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग उस शौक़ को हमेशा ज़िंदा रखते हैं। अग्निहोत्री जी उन्हीं में से एक हैं। इससे ज़्यादा इनके बारे में क्या है हम उन्हीं से जानते हैं। अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियस में। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये चीज़ों को संग्रहित करने का शौक़ आखिर आपको हुआ कब से? सबसे पहले तो आज मैं सत्यम कला एवं संस्कृति संग्रहालय की ओर से आप सभी को मेरा नमस्कार। संग्रहालय के प्रारंभिक दौर की यदि हम बात करें तो ये बचपन के शौक़ से ये जुड़ा रहा है। जब मैं चौथी या पाँचवीं क्लास में पढ़ता था तो उस समय ये प्राकृतिक और कलात्मक वस्तुओं को संग्रह करने का शौक़ था मुझे। ये बचपन का शौक़ था। जैसे नाले, नदी नाले 12 महीने उस समय बहते थे, तो जैसे नहाने गए तो रंगीन कुछ कंकड़ मिल गए, सीप मिल गई या शंख, तो ऐसी चीज़ों को एक हमारे पास लकड़ी का उस समय संदूक था, तो वो मैंने अपनी माताजी से मंगा लिया था। तो उसी में वो सारी चीज़ें संरक्षित करके 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे कुछ मिले तो वो भी बचा के रख लिए। शादी वगैरह हुई तो जैसे ही पहले शादी का खाम बड़ा कलात्मक बनता था, तो उसमें जैसे जो चिड़िया बनी या तोता है तो उनको भी निकाल के संरक्षित रख लिया। तो इस तरह का प्रारंभिक शौक़ जो था वो इस तरह से शुरुआत हुई। लेकिन उस समय संग्रहालय वगैरह का तो कुछ ज्ञान ही नहीं था, कुछ ऐसा प्लानिंग भी नहीं थी कि संग्रहालय भी कुछ होता है। लेकिन इसके बाद जब 8वीं क्लास पास हुए और 9th से हमारा सागर में स्वीडिश मिशन स्कूल में एडमिशन हुआ, तो हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट भी था साथ में। तो फिर इतिहास के बारे में भी पढ़ने को, समझने का अवसर मिला उस माध्यम से। तो फिर अपनी विरासत के बारे में, पुरातत्व के बारे में भी प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुई, जानने को, समझने का अवसर मिला। तो फिर थोड़ा सा और रुझान इस तरफ हमारा बढ़ता गया। यहाँ हम पूछना चाहेंगे कि उस समय आपकी आर्थिक स्थिति क्या हुआ करती थी? आर्थिक स्थिति की सर बात करें तो बहुत गरीब परिस्थिति थी। हमारे पिताजी अकेले कमाने वाले थे। ज़मीन इतनी थी कि साल भर को खाने को नहीं होता था। हम लोग 6 भाई और 2 बहन का परिवार था। तो बीड़ी भी हमारी माताराम बनाती थी, हमारे भाई भी बनाते थे। तो ऐसी गरीब परिस्थिति में तो बहुत महंगी चीज़ें हम कलेक्ट नहीं कर पाते थे और संभव ही नहीं था। तो जैसे परिवार में और भी हमारे परिवार में या कहीं रिश्तेदारी में मामा के यहाँ गए, वहाँ कुछ ऐसी पुरानी चीज़ अपन को दिखी तो उनसे मांग ली। मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि एक सतत प्रक्रिया से आपने इस संग्रहालय को बनाया है, लेकिन कभी कुछ ऐसा हुआ कि इसके बीच में काफ़ी लंबा गैप आ गया हो कि आप चीज़ें संग्रहित ना कर पाए हों? हाँ, बहुत लंबा गैप आया जब हमने ITI की थी। तो ITI, शासकीय ITI वो खुरई रोड पर है और गांव से 17 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ डेली हमें 8 बजे पहुँचना पड़ता था साइकिल से और शाम को 7 बजे करीब हम पहुँच पाते थे। तो वो 2 साल का पीरियड जो था उसमें थोड़ा सा हम संग्रहालय के लिए काम ज़्यादा नहीं कर पाए थे। ओके, अपन बैक आते हैं। तो फिर आपका एजुकेशन कहाँ से कहाँ तक हुआ? फिर एजुकेशन मैंने स्नातक किया कला संकाय से, फिर उसके बाद पत्रकारिता भी किया सागर विश्वविद्यालय से। तो यही हमारी एजुकेशन रही है। अभी संग्रहालय में आपके पास मतलब सारी वस्तुएं तो आप बता ना पाएंगे, लेकिन फिर भी एक मोटे तौर पर क्या क्या है अभी संग्रहालय में? मुख्य तौर पे जैसे ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं में हमारे पास जैसे सिक्के ढालने वाले सांचे हैं। अच्छा। हाँ, तो वो करीब 1100-1200 साल पुराने हैं। वो एरन से हमें प्राप्त हुए थे, तो वो दुर्लभ है अपने आप में। इसके साथ साथ वंदे मातरम और जय भारत लिखा हुआ धातु के बर्तन हैं हमारे पास, तो वो भी अपने आप में आज़ादी की याद दिलाते हैं। वो 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था तो उस समय बुंदेलखंड के मूर्तिकारों ने कुछ इस तरह की मूर्तियाँ, वस्तुएँ एवं बर्तन बनाए हुए थे जो हमारे पास संग्रहित हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो अंग्रेज हंटर लेके चलते थे, सैनिक चाबुक जिसको बोलते हैं, घोड़े पर चलते थे, तो वो भी हमारे पास लेदर का दुर्लभ हंटर उस समय का है। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण हमारे पास 15 अगस्त 1947 को जो प्रथम आज़ादी का समारोह सागर में आयोजित हुआ था, तो उसका एक कार्यक्रम जो दस्तावेज ब्यौरा पम्पलेट है वो भी हमारे पास संरक्षित है, किस तरह से वो कार्यक्रम आयोजित हुआ था सागर में।
तो ऐसे ही कुछ ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं भी अपने पास संग्रहित नहीं नहीं, जिन्होंने आपका संग्रहालय देखा होगा उनमें से मैं भी खुशनसीब एक हूँ। संग्रहालय मैंने देखा तो काफ़ी व्यवस्थित तरीके से आपने चीज़ों को लगा रखा है। पोशाकें हैं आपके पास, सिक्के हैं आपके पास, और दैनिक जीवन की जो चीज़ें हैं, जैसे बरेजों में पानी डालने वाली जो लुटिया जिसको बोलते हैं, वो कहने कोई लुटिया है तो बहुत बड़ा वो भी मैंने देखा आज। तो ये सब जब आप इकट्ठे कर रहे थे तो स्थान आपके पास शुरू से मौजूद था क्या? नहीं, पहले तो हम अपने नीचे रहते थे जहाँ, तो वहीं जो शेल्फ वगैरह थे, कुछ एक अलमारी थी तो उसमें ऐसा रखा हुआ था। फिर इसके बाद हम जैसे ही रिटायर हुए अभी 2017 में, तो कुछ हमें जीपीएफ का जो पैसा मिला तो तुरंत हमने एक 500 वर्ग फुट का हॉल बनवाया, और पूरे में ऐसी अलमारियाँ जैसा आपने देखा ही है, पूरे में अलमारियाँ, और उसमें पूरे एल्युमिनियम के बस उसमें पूरे लाइटें लगवा के और बढ़िया व्यवस्थित करके, तो डिस्प्ले के हिसाब से हमने 2017 में उसको सिस्टमेटिक किया। इसके पहले तो हमारी वो क्षमता ही नहीं थी कि हम उसको ऐसा कर पाएँ। तो अब चूँकि ऐसा है कि लोग आते हैं, विद्यार्थी भी, विश्वविद्यालय के शोधार्थी छात्र भी आ रहे हैं, तो वो सब उनके लिए आराम से देखने समझने के लिए वहाँ पर्याप्त स्पेस मिल गया है। अच्छा, आपका शौक़ जो है ये तो एक आम शौक़ है, मतलब बच्चे भी इकट्ठा करते हैं, चीज़ें इकट्ठी करते हैं, लेकिन वो उतना सीरियसली लेते नहीं हैं जितना सीरियसली आपने लिया। मतलब 5वीं क्लास में लगभग 10 साल की आयु से लेके आज आप 60 से ज़्यादा के हो गए हैं और आप लगातार कर रहे हैं। इस बीच में शादी भी हुई होगी तो उनको भी समझाना पड़ा होगा कि ये हम कुछ अच्छा करते हैं, फिर बच्चे हुए होंगे सब। तो मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा हूँ कि परिवार किस तरीके से आपके संग्रहालय को लेता है? हाँ, ये तो अब शुरुआत जैसे शादी हुई तो उस समय तो हमारा ऐसे ही बक्सों में ही सन 81 के आसपास हमारी शादी हुई थी। तो उस समय तो सारी चीज़ें ऐसे ही हमारे बस अलमारी में या पेटियों में थी। श्रीमती जी को बताया तो उनको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, कहले ठीक है, आपकी शौक़ है, कर रहे हो, ठीक है। और फिर उसके बाद शौक़ बढ़ता गया, कलेक्शन भी बढ़ता गया हमारा। लेकिन उसके बाद भी हमारा परिवार वालों को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा ये कबाड़ खाना हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन देखेगा, किस लिए इतना सारा आप कर रहे हो, बहुत मेहनत भी कर रहे हो आप। जैसे नाइट ड्यूटी हमने की, वहाँ पंप हाउस में हमारी नौकरी थी, तो वहाँ क्या है कि शिफ्ट ड्यूटी चलती थी हम लोग की, डे में और नाइट में। तो नाइट ड्यूटी हमारी जैसे 15 दिन चलती थी, तो वो 15 दिन नाइट ड्यूटी करके दिन हमें मिल जाता था गाँव-गाँव में घूमने के लिए, सर्चिंग करने के लिए। और अधिकांश हमारा कलेक्शन जो है ग्रामीण अंचलों से हुआ है, और साइकिल से ही हमने ज़्यादातर जो है कवर किया है। सबसे वाला दूर करीब 25 किलोमीटर तक हम कवर करते थे। जैसे ढाना है, बरौदा है, यहाँ श्यामा सत्ता ढाना है, तो ऐसे पिपरिया वैद्य है, तो ऐसे एरिया 25 किलोमीटर तक तो हम आराम से चले जाते थे, और वहाँ सब घूम घाम के और शाम तक वापस आ जाते थे। साइकिल अभी भी चलाते हैं आप? साइकिल अभी भी चलती है, और अभी हम 66 साल की एज हमारी हो गई है, वही हमारी स्वस्थता का भी कारण है। हम वही बात कर रहे थे। तो घर में और जैसे बच्चे हैं वो कैसे? अभी नाती से भी आपकी मुलाकात हुई हमारी। अब पहले तो सबको थोड़ा सा अजीब सा लगता था, लेकिन बाद में उनने सब देखा, और अब जैसे शोधार्थी छात्र भी आ रहे, और जैसे न्यायाधीश महोदय, करीब 10 न्यायाधीश महोदय अवलोकन कर चुके हैं, कलेक्टर महोदय, एसपी साहब, तो ऐसे सबको देखते हैं तो सबको लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है यार। हमारी श्रीमती जी, हमारे बच्चे भी, हमारी पुत्र वधू भी है, तो सभी जो है बराबर जो है हमारे लिए पूछते रहते हैं कि कोई काम हो पापा बताइए। सबका सहयोग हमें बराबर परिवार का प्राप्त है, और परिवार के सहयोग की बदौलत ही हम यहाँ तक चल पाए हैं, और अभी वो व्यवस्थित चल रहा है। देखिए सर, मैं ये सारे क्वेश्चन इसलिए कर रहा था कि अक्सर लोग कहते हैं कि शौक़ हम इसलिए नहीं पूरे कर पाए क्योंकि शादी हो गई थी, शौक़ हम इसलिए पूरे नहीं कर पाए क्योंकि बच्चे हो गए थे, शौक़ हम इसलिए पूरे नहीं कर पाए कि घर वाले उस पर ध्यान नहीं देते थे। मैं धीरे धीरे बात करके यही निकाल रहा हूँ कि ये सारी विषम परिस्थितियाँ आपके साथ आईं। जी। पैसे की कमी भी आई, नौकरी भी आई, रात में आपने काम किया, दिन में साइकिल चला के आपने चीज़ें इकट्ठी की। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि अगर आपने ठान लिया है तो फिर ये सारी बातें बहाने ही हैं। इसको क्या लगता है आपको? बिल्कुल आप सही, आपका कहना है, असंभव कुछ भी नहीं है। आदमी के अंदर जज्बा हो, जुनून हो, और ईमानदारी से आदमी का प्रयास हो किसी एक क्षेत्र में, तो सफलता निश्चित होती है। ये जो आपका संग्रहालय है, ये आप घर पर ही रखते हैं या कहीं इसका प्रदर्शन भी करते हैं? घर पर भी सर प्रदर्शनी तो एक्चुअली हमारी पूरी सब व्यवस्थित है, ये आप देख ही चुके हैं। तो घर पर भी बहुत से लोग आते हैं देखने के लिए,
विद्यार्थी भी आते हैं। इसके साथ साथ हम एग्जीबिशन भी शिक्षण संस्थानों में खासकर हम आयोजित करते हैं। तो आप सारी चीज़ें ले जाते हैं वहाँ हाँ, अधिकांश पूरा तो नहीं ले जा पाते, कुछ जैसे बड़े आइटम है, जैसे कनारी है या लुटिया है, ऐसे जो बड़े आइटम हैं वो संभव नहीं हो पाते, लेकिन अधिकांश हम ले जाते हैं। तो इसमें जैसे एनसीसी के कैंपों में एग्जीबिशन हम लगा चुके हैं, बहुत से कैंपों में लगा चुके हैं। इसके साथ साथ मुंबई विश्वविद्यालय में, सिंधिया स्कूल ग्वालियर में, कोलकाता में, मथुरा महाविद्यालय में, और अभी हरिद्वार विश्वविद्यालय में भी 8-10 महीने पहले, भोपाल में भी संस्कृति मंत्रालय की तरफ से थी, वो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की तरफ से वो आयोजन था, उसमें भी एग्जीबिशन। सागर में भी अपना डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में, रविंद्र भवन में, पद्माकर सभागार में। मतलब काफ़ी ये बिल्कुल नया है मामला कि आप हमारे घर नहीं आ पा रहे हैं तो हम खुद लेके पहुंच रहे हैं। और सर मैं पूरी निःशुल्क एग्जीबिशन लगाता हूँ, एक पैसे भी मैं नहीं किसी से लेता हूँ, और कोई आज तक कोई आर्थिक मदद भी मैंने किसी से नहीं ली। हमारा शौक़ है और हम चाहते हैं कि हमारी ये सारी वस्तु जो हमने शौक़ से कलेक्ट की हैं ये विद्यार्थियों तक, आम लोगों तक पहुँचें और लोग अपनी विरासत को जाने समझें और इससे प्रेरणा लें। अग्निहोत्री जी, एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवा बनता गया। बिल्कुल। तो आपके संग्रहालय में भी आपको कुछ सहयोग करने वाले लोग पक्का मिले होंगे? पूछा है लोगों ने, लेकिन सर मेरी मांगने की बिल्कुल प्रवृत्ति नहीं है, और हम अपने सीमित साधनों में हमें अब ऐसा है कि हमारी जीवन शैली बहुत ही सीमित हो गई है। मैं चाय भी नहीं पीता हूँ, चाय पान कुछ भी हमारे शौक़ नहीं है। घर की दाल रोटी सब्जी दूध बस यही हमारा शौक़ है, और साइकिल से चलना, तो हमारा कोई खर्च भी नहीं है। तो जैसे अभी हमें पेंशन मिलती है थोड़ी सी, तो उस पेंशन से भी हम अपना चला लेते हैं। लेकिन जो चीज़ें आपने इकट्ठी की है ना, तो उसमें तो लोगों ने सहयोग दिया होगा? नहीं, इसमें जो कोई सहयोग नहीं दिया अभी तक। अच्छा। सब हमने अपने जो भी हमारी क्षमता थी उससे ही हमने जो परचेज़ किया है, और बहुत सी चीज़ें तो हमें निःशुल्क भी मिली हुई हैं, जैसे रिश्तेदारों से, परिचितों से। सबसे दुर्लभ क्या रहा आपको, जिसमें सबसे ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी आपको? एक तो हमारे लिए सिक्के की तलाश में हम एक जन के यहाँ गए, तो हमने उनसे कहा कि हमें सिक्के कुछ हम तलाश कर रहे हैं और आप जानकारी हुई कि आपके पास हैं। तो उन्होंने कहा कि कितने सिक्के चाहिए। तो हमने कहा ऐसी संख्या तो नहीं बता पाएंगे, जो हमारे पास नहीं है, जो हमें अच्छे लगेंगे वो ले लेंगे। तो वो बोले कि यदि आपने नहीं लिए तो 500 रुपये घंटे के हिसाब से हम देखने का चार्ज लेंगे और आप यदि इसमें सहमत हो तो हम बोरी खोलें। उस बोरी भरी हुई थी उनकी। तो हमने सोचा कि अब चलो 500 लग भी जाएंगे, 1 घंटे में देख लेंगे और पसंद किया जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है आप दिखाइए। तो हमने देखा, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ ऐसे हमारे काम के सिक्के नहीं थे, जो थे वो हमारे पास पहले से उपलब्ध थे। फिर भी लेकिन हमने कहा कि 500 रुपये ना दे के कुछ सिक्के ले लिए जाएँ, वो ज़्यादा ठीक है, डबल हो जाएंगे, कुछ और काम में आएंगे। तो इस तरह से वो हमने सिक्के, वो बहुत महंगे सिक्के पड़े थे, यानी थोड़े सिक्के लिए थे लेकिन 700-800 रुपये के करीब उसमें हमें लग गए थे। एक बार ये दूल्हे का जो मोर होता है खजूर की पत्ती का बनता है, तो यहाँ सागर से करीब 17 किलोमीटर दूर है पामाखेड़ी गांव। वहाँ की हमें जानकारी मिली कि वहाँ एक दादाजी हैं, वो बनाते हैं। झगड़ू अहिरवार नाम था, वो करीब अब तो नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई वो कृति हमारे यहाँ संरक्षित है। तो हम वहाँ गए, उनसे हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि हम चलने में असमर्थ हैं, आपको खजूर की पत्ती का वो कलगी वाली जो पत्ती होती है वो आप ला दो, और कुछ और उन्होंने आरसी वगैरह मांगी, तो वो अकेले आप ला के देना, हम बना देंगे। तो हमने कहा ठीक है, हमने ला दिया, उनको वहाँ दे दिया ला के। तो फिर उसी दौरान हमें वहाँ वो एक कुत्ते ने काट दिया तो नीचे पैर में पेंट भी फट गया, खून भी आ गया। हम शाम को घर पहुँचे, श्रीमती जी ने देखा तो वो रोने लगी। हम कहते हैं कि अब रहने दो ये सारी चीज़, आप इस तरह से परेशान होते हो। तो हमने कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, ईश्वर की इच्छा ऐसी ही होगी। पर हमने रेबीज के इंजेक्शन लगवाए और ठीक हो गया। मोर काफ़ी महंगा पड़ गया। हाँ, लेकिन वो उपलब्ध हो गया, वो हमारे लिए उपलब्ध ही रही। लेकिन सर जुनून ऐसा था कि हमें परेशानी या कष्ट हमें ज़रा भी कहीं एहसास नहीं हुआ। कोई भी परेशानी आ जाए, एक व्यक्ति हमारे यहाँ एग्जीबिशन देखने, म्यूजियम देखने आया घर पे, वो लम्बरदार थे गांव के, उनका नाम हम नहीं बताएंगे। तो वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको कुछ चीज़ें देंगे।
हमने कहा ठीक है सर, हमने कब आ जाएँ? कहले कल परसों आ जाना। तो हम गए उनके यहाँ, तो उन्होंने कहा कि अभी तो हम नहीं देख पाए, 1-2 दिन बाद आप आइएगा। हमने ठीक है। ऐसे हम उनके पास, आपको आश्चर्य होगा, 8 बार गए और 9वीं बार उन्होंने कहा कि हमने देखा था यार, कुछ नहीं मिल पाया। तो फिर भी हमें कोई मलाल नहीं हुआ। हमें अपने आप में ये संतुष्टि रही कि हमारे प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं रही। तो इस तरह से कुछ ऐसे भी खट्टे-मीठे संस्मरण, बहुत 30 साल का एक कलेक्शन का लंबी अवधि है, तो बहुत से संस्मरण इसके साथ जुड़े हुए हैं। अभी नई पीढ़ी के बच्चों से क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन वो संस्कारित भी बने, अपनी भारतीय संस्कृति को, अपनी विरासत को वो जाने समझें और इससे प्रेरणा प्राप्त करें। अग्निहोत्री जी, सामान्यतः जब हम ऐसे काम करते हैं तो एक उम्मीद रहती है सरकार से कि अब ये जो आपने संग्रहालय बनाया है, इस पर अगर सरकार मदद करे तो ये एक तो अच्छी जगह पहुंच सकता है और चीज़ें बढ़ सकती हैं इसमें। आपने कभी कोई ऐसा प्रयास किया? अभी तो सर प्रयास नहीं किया है, लेकिन चूँकि आपने हमारा घर देखा ही है, काफ़ी अंदर है, लोगों को 4 व्हीलर जैसे अधिकारी वगैरह आते हैं तो उनको आने में थोड़ी सी असुविधा होती है। तो निश्चित तौर पर अभी तक तो खैर मैंने प्रयास नहीं किया है, सरकारी स्तर पर कोई वैसी मांग नहीं की है, लेकिन अब चूँकि हमारी क्षमता तो नहीं है कि हम इसको कहीं शिफ्ट कर सकें सार्वजनिक स्थल पर, तो इसके लिए अब सरकार से ज़रूर हम कुछ ऐसा मांग रखेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए, अब अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं आपके लिए कि आप कोई प्रपोजल दें और वाकई वो संग्रहालय ऐसी जगह उठ के आ जाए जहाँ कोई भी आसानी से जाकर उसे देख सके। और इसके अलावा आपके बच्चों का एजुकेशन क्या रहा है इसकी? मैंने सर, अभाव हमारे पास रहे हैं जैसा हमने पहले बताया, लेकिन बच्चों की शिक्षा दीक्षा में हमने कहीं कोई समझौता नहीं किया। बच्चों की पढ़ाई गांव में हम 11वीं तक पढ़ाई उनकी जो है गांव ग्रामीण अंचल में रही उनकी, बमोरी में और बागखेजरा हमारा जन्म स्थान है, वहाँ से रही। तो एक और बात हम महत्वपूर्ण आपको बताना, वो संग्रहालय से थोड़ी हटके है, लेकिन चूँकि आपने परिवार की बात कही है, तो एक बार 2 बच्चियाँ जो है हमारे हमारे घर के रास्ते से जा रही थीं, तो वो करीब 6-7 साल की बच्चियाँ थीं। तो वो कह रही थी कि आज का पेपर तो हमारा बहुत अच्छा गवा है। तो हमने उनसे पूछा कि हमने कही बिन्नी काय का पेपर था आज का? तो बोली कि जा नहीं बताई माँ साहब ने। तो हमने सोचा कि पढ़ाई के स्तर गाँव ग्रामीण अंचल में, हमने कि हमारे बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं, तो फिर हमने सोचा कि क्या किया जाए, बच्चों की शिक्षा भी बहुत अनिवार्य है। तो फिर हमने निर्णय लिया कि स्कूल में जाके पढ़ाया जाए। तो जब तक हमारी नाइट ड्यूटी रहती थी तो फिर कुछ हमने उस समय वो सुबह आए और फिर भोजन किया और हमने सर से चर्चा की कि हम ऐसा-ऐसा चाह रहे हैं। तो वो बड़े प्रसन्न हुए कि वैसे ही स्टाफ की कमी है, 2 शिक्षक हैं 5 क्लासों में, तो आप आइए। तो फिर हमने पढ़ाना भी शुरू कर दिया। ये बागखेजरा में? बागखेजरा में, अपने जन्म स्थान में। तो फिर जो हमने करीब वहाँ 7 साल तक पढ़ाया सर। तो इसका कोई शुल्क वगैरह? वो निःशुल्क रहा, और उसके पीछे हमारा यही था कि हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जिनको हम अभी गांव पे ही रह रहे हैं, और बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छी हो सके। तो उसका प्रतिफल ये रहा कि बच्चे अच्छे से निकल गए और उनका लाभ गांव के बच्चों को भी मिला, और गांव में हमारी सभी के प्रति संपैथी हमारी बनी रही। गांव के सब लोग हमसे प्रसन्न रहने लगे और बड़ा आनंद का जीवन गांव में रहा। जब गांव से हम सागर शिफ्ट हुए तो हमारे गांव के सब लोग बड़े दुखी हुए थे और उन्होंने कहा कि आप रिटायरमेंट के बाद यहाँ आइए और यहीं रहिए, हम जो भी हमसे आपको मदद चाहिए वो हम आपके लिए देंगे। तो इस तरह से शिक्षा दीक्षा हमारी बच्चों की पर्याप्त रही। बड़ा बेटा हमारा अभी डीजे साहब के यहाँ रीडर है। छोटे वाले लड़के ने IIT ISM धनबाद से MSc टेक किया है। तो उसका वहाँ से कैंपस सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उसको विदेश जाने का शौक़ है। तो उसका कैंपस सिलेक्शन हो गया, तो वो कुछ समय बाद, उसने 3-4 महीने बाद उसने नौकरी छोड़ दी वो, और फिर उसके बाद कोई कोरोना पीरियड आ गया, तो फिर अभी वो घर पे है, प्रयासरत है। और 2 बच्चियाँ हैं तो वो भी शिक्षित हैं। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, हेलगन है ढाना के पास गांव में वहाँ, और एक बच्ची यहाँ मकरोनिया में है। तो वो दोनों बच्चियाँ भी अच्छे परिवार में हैं, सुखी हैं। अब एक बड़ा अजीब सा प्रश्न हमारे मन में आ रहा है, हम पूछना चाहेंगे आपसे, ऐसा क्या है जिसके बदले आप अपना संग्रहालय दे सकते हैं? संग्रहालय तो सर मेरा जीवन है, ऐसा आप मान के चलिए। संग्रहालय के बदले तो कुछ
समझौता उससे हो ही नहीं सकता है, ना उसका कुछ सौदा हो सकता है। संग्रहालय और हमारा जीवन एक सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा आप मान के चलिए। उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। सपने भी हमें सर कुछ आते हैं तो वो संग्रहालय से ही जुड़े होते हैं। ईमानदारी की बात कर रहा हूँ सर। एक शौक आपका संग्रहालय, जी सर। और ये काफ़ी लंबा शौक आपका, जैसा आपने बताया। इसके अलावा भी कोई शौक है आपके? अब सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण शौक तो संग्रहालय से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, इसके अलावा जब समय इसके अलावा जैसे है तो कुछ लेखन में भी शौक है। अभी हम 4 पुस्तक लिख चुके हैं। समय कैसे मिल जाता है आपको ये सब करने के लिए? अब वो सर बस इसके अलावा बस लेखन कार्य या संग्रहालय और भगवान का भजन पूजन, जी। बस इनके अलावा और हमारी कुछ जिंदगी है ही नहीं। तो पूरा जीवन जो है इन तीनों शौक और विषयों से के इर्द गिर्द ही घूमता रहा अभी तक। तो किताबों के विषय क्या हैं आपके? किताबों के विषय हमारे सब जन जागरूकता से संबंधित हैं। शिक्षा, संस्कृति और अपने मानवीय मूल्य, इनसे संबंधित ही हमारे कुछ कविताएं, कुछ लेखन। तो ऐसा विकास की ओर पुस्तक भाग 1 भाग 2 भाग 3, इस तरह 3 पुस्तक। एक अभी जीवंत विरासत नाम से अपने संग्रहालय की पुस्तक स्मारिका प्रकाशित हुई है, और अभी एक प्रकाशन होने जा रही है पुस्तक। तो ये लेखन का शौक भी हमारा साथ साथ चल रहा है। संग्रहालय को लेकर आपके भविष्य की कोई ऐसी महत्वाकांक्षी योजना हो जो आप शेयर करना चाहें, बताना चाहें? अब संग्रहालय के महत्वाकांक्षी योजना तो यही है कि सर हमारा तो ये प्रयास है कि संग्रहालय जो है वो हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई सारी वस्तुएं हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जानने समझने के लिए बहुत अनिवार्य है। विद्यार्थी इसको जाने समझें, और इसके लिए जैसा पहले चर्चा हुई कि इसके लिए कोई सार्वजनिक स्थल में इसको स्थापित करने की अब हमारी इच्छा है कि कोई सार्वजनिक स्थल पर स्थापित हो जाए, जहाँ हर लोग सभी व्यक्ति जो है, आम लोग जो है आसानी से सहजता से देख समझ सकें। तो इसके लिए प्रयास हमारा आगे भविष्य के लिए यही प्रयास है। अग्निहोत्री जी, जी सर। आपने एक शौक पैदा किया और काफ़ी लंबे समय 60 साल तक चलाया, लेकिन हमें पक्का विश्वास है कि आपका ये इंटरव्यू सुन के, आपके बारे में जान के, कुछ लोग अलग अलग अंचलों में भी अपने स्तर पर कुछ कर रहे होंगे। जी जी। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और अगर वो आपके संपर्क में आए तो आप किस तरह से उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, ये बता दीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपनी बुंदेली या पूरी अपने भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई वस्तुओं के बारे में यदि अपन देखें तो लोगों को इनके प्रति रुचि बहुत कम हाँ, अभी तो देखने को मिल रही है समाज में। हम आपको बताएं कि बहुत सी वस्तुएं हमें कचरा दान से भी हमें प्राप्त हुई हैं। खासकर दिवाली के समय हमारा एक मिशन चलता था 20 दिन का, कि दिवाली के टाइम पर सफाई के दौरान अधिकांश लोग जो काम की वस्तुएं उनको नहीं लगती कि जो हमारे काम की नहीं है, वो फेंक देते हैं। अब कचरा गाड़ी अभी शुरू हो गई कुछ समय से, उसके पहले सभी कचरा घरों में ही फेंका जाता था। तो उस 20 दिनों में हम सुबह 6 बजे उठे नहाने के पहले, और साइकिल से पूरे कचरे सागर शहर के जितने कचरा घर हैं सभी को हम वहाँ अंदर घुस के सर्चिंग करते थे। और वहाँ बहुत सी ऐसी दुर्लभ वस्तुएं हमें प्राप्त हुई, जैसे मिट्टी के, पत्थर के, लकड़ी के, चीनी मिट्टी के, ऐसी बहुत सी वस्तुएं जो हैं जो हमारे संग्रहालय में आप देख चुके हैं, अभी देख आए हैं। तो वो वस्तुएं हमें कचरा घरों से प्राप्त हुई। तो हमें दुख भी लगता है कि आज ये शिक्षित समाज जो है आखिर किस दिशा की ओर जा रही है। तो कैक्टस लगा लेते हैं। हमारे पूर्वजों की जो विरासत है उसके लिए लोग इस तरह से कचरा में फेंक रहे हैं। तो अगर कोई संपर्क में आता है आपसे, हाँ। तो आप क्या मदद करेंगे? कोई भी संपर्क में आए, और हम तो आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के सभी जिलों के जो ऐसे इन विषयों से जिनकी शिक्षा दीक्षा हुई है या जो इस विधा में, इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, वो ज़रूर इस प्रयास करें और ऐसा कलेक्शन करें, लोगों को जागरूक करें कि लोग अपनी संस्कृति का संरक्षण करें, संवर्धन करें, और इससे लोग प्रेरणा प्राप्त करें और इससे हमारी भारतीय संस्कृति संरक्षित हो सके। इस संग्रहालय में जब आप लोगों से मिले होंगे जी। तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों ने खास आपकी मदद की होगी, तो ऐसे कुछ लोगों का जिक्र क्या आप करना चाहेंगे यहाँ? सागर प्रॉपर की अपन बात करें तो 4-5 लोग महत्वपूर्ण ऐसे व्यक्ति हैं, महानुभाव हैं, जिनने हमें संग्रहालय के लिए विशेष वस्तुएं प्रदान की हैं, जिनमें मुख्य रूप से जैसे विट्ठल भाई पटेल जी अब स्वर्गीय हो चुके हैं,
मंत्री भी रहे हैं। तो वो एक बार संग्रहालय देखने आए तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा आप घर आइए, कुछ हमारे पास सिक्के हैं वो आप रख लीजिए संग्रहालय में। तो हम पर गए तो उन्होंने करीब 15 देशों के विदेशी सिक्के हमारे लिए दिए और उनमें करीब 103 साल तक पुराने सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं। तो अपने आप में बहुत दुर्लभ हैं। फिर उसके बाद जब 15 देशों के हमारे लिए मिल चुके तो फिर हमने कुछ और तलाश की तो इस समय हमारे पास 48 देशों के सिक्के संग्रहालय में संग्रहित हो चुके हैं। इसी तरह डाक टिकटों का भी कलेक्शन के लिए हम खोजते खोजते धर्मश्री में एक बैनी पंडा नाम के व्यक्ति हैं। हाँ, ये नाम सुना है हम लोगों ने। हाँ। तो उनके यहाँ हम गए तो उनसे हमने कहा कि ऐसा ऐसा हम कलेक्शन कर रहे हैं, निःशुल्क प्रदर्शनी लगाते हैं, आपके यहाँ की कुछ जानकारी मिली है, यदि कुछ टिकट आपके पास हों तो हम चाहते हैं आपसे। तो उन्होंने कहा कि हमारे दादाजी कलेक्शन करते थे टिकट का, तो उस समय के रखे हुए हैं, तो उसमें से आप देख लीजिए कुछ काम के आपके हों। तो एक रजिस्टर में पूरे चिपके हुए थे वो। ये तो काफ़ी पुराने टिकट, बहुत पुराने टिकट थे, राजवंशी टिकट थे। तो उसमें से हमने कुछ 6-7 टिकट निकाल रहे थे। हमने कहा ये तो सब महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने कहा आप एक काम करिए, आप पूरा रजिस्टर लेते जाइए घर और इसमें जितने आपके काम के हैं वो निकाल लीजिए, उसके बाद हमारा रजिस्टर वापस कर देना। तो उसमें से फिर बहुत से टिकट हमें प्राप्त हुए। उसके बाद वो रजिस्टर उनको वापस कर दिया और उन्होंने निःशुल्क वो हमें प्रदान किए थे। इसी तरह पूर्व्याऊ टोरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय बालहर्क जी थे, अब तो नहीं रहे। उनका भी हमारे ऊपर अपार स्नेह था और उनके पास समाचार पत्रों का बहुत बड़ा कलेक्शन था। आपको आश्चर्य होगा, करीब 1 ट्रक समाचार पत्र उनके पास थे। तो हम पूछते पूछते लोगों ने बताया कि आप उनसे मिलिए। उनको अपने समाचार पत्रों से बहुत लगाव था। 1 ट्रक, आप सही कह रहे हैं। हाँ, 1 ट्रक और 1 ट्रक से ज़्यादा भी अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ, इतना बड़ा पूरा मकान भरा हुआ था, पूरे सेल्फ नीचे और पूरी अलमारियाँ सिर्फ अखबारों से। केवल अखबार। आपको कितने दिन लगे उसको छांटने में? अब वो तो खैर ज़्यादा देते नहीं थे क्योंकि उनको बहुत मोह था उससे, लेकिन हम बरसों उनके साथ बैठते रहे, उनकी मदद करते थे, उनके पैर भी दबाते थे और बड़ा स्नेह था हमारे प्रति उनका। तो वो हमें बीच-बीच में कुछ ऐसे समाचार पत्र जो जैसे डबल समाचार पत्र थे, तो वो प्रतियां हमें दे देते थे। उनने एक हमें वो दिया था तेंदू और पलाश पत्ते पर सागर की टाकीज़ों का जो पम्पलेट मुद्रित हुए थे। खादी के कपड़े पर मुद्रण हुआ था, तो ऐसे उन्होंने वो दुर्लभ भी हमारे पास वो ऐसी वस्तुएं दी थी। तो उनका बड़ा एहसान है और उन्हें ऐसे सहयोग से ही ये संग्रहालय आज इस स्थिति में आप देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संग्रहालय भी निश्चित तौर पर बढ़ेगा और जब वो थोड़ा और बढ़ेगा तो हम फिर चाहेंगे कि आप एक बार आकर हमसे ज़रूर बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया।